अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स 1। आज का हमारा टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल, आल्सो नोन एज द ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ओल्ड क्वांटम थ्योरी से क्यों कहते हैं, यह आपको 2-3 लेक्चर्स के बाद पता चल जाएगा। और बोर एटॉमिक मॉडल आपने पहले भी मैट्रिक, एफएससी, बीएससी, बीएस मॉडर्न फिजिक्स में बहुत दफ़ा पढ़ चुके होंगे। इसके फार्मूलाज आपको याद होंगे, उम्मीद करता हूँ। लेकिन हम उन्हीं फार्मूलाज की बुनियाद पर कुछ ऐसे रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि आज से पहले आपने शायद ना पढ़े हों। जस्ट नज़रिया बदलेगा, फार्मूलाज वही होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो बोर एटॉमिक मॉडल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसके जो रिजल्ट्स होंगे उनकी बुनियाद पर हम क्वांटम मैकेनिक्स की वजह बयान करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स मार्ज़े वजूद में क्यों आई, क्यों तैयार की गई, क्या वजह थी, वो मैं उसकी एग्जाम्पल जो है, मेजर एग्जाम्पल, वो मैं बोर एटॉमिक मॉडल से ही डिस्क्राइब करूंगा। उसके कई तरीके हैं डिस्क्राइब करने के, बट आई एम यूजिंग दिस स्पेसिफिक वन, बोर एटॉमिक मॉडल, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा 1913 में बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, क्योंकि इससे पहले एटम की कुछ स्ट्रक्चर जो है वो तैयार नहीं था। पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द क्या हो रहा है बेसिकली। तो बोहर ने 3 पास्टुलेट दिए, 3 मफरूसे दिए जिनकी बुनियाद पर ये मॉडल तैयार किया गया। वो आपने पहले भी सुने होंगे। फर्स्ट पास्टुलेट है जी डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का, कि वो कहता था इंस्टेंट ऑफ अ कॉन्टिन्यूम ऑफ ऑर्बिट्स। कॉन्टिन्यूम होता है कि कॉन्टिन्यूसली कोई चीज जो है ना वो एक रीजन में फिक्स हो कॉन्टिन्यूसली। और वो कहता था कि कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट्स नहीं होते, डिस्क्रीट मींस अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं और वही अलाउड होंगे। सेकंड पास्टुलेट था उसका एंगुलर मोमेंटम के हवाले से, जिसमें उसने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच कट के। और थर्ड पास्टुलेट था जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात की गई थी कि एमिशन और अब्जॉर्प्शन सिर्फ तब होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। तो ये ओवरव्यू था उन तीनों पास्टुलेट्स का। सो इनकी हम थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं। फर्स्ट पास्टुलेट वो कहता था इंस्टेंट ऑफ अ कॉन्टिन्यूम ऑफ ऑर्बिट्स ओनली अ डिस्क्रीट सेट ऑफ ऑर्बिट्स आर अलाउड। तो जो कॉन्टिन्यूम की वो बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूम ये इस तरह से होता था कि ये कॉन्टिन्यूम है न्यूक्लियस के गिर्द, ये शेडेड रीजन, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम मोशन में मूव करते थे, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होती थी। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है ये रैंडमली मूव कर रहे होते थे। तो ये इस तरह का एक प्रीवियस पिक्चर थी बोर एटॉमिक मॉडल से पहले। तो बोर ने कहा था कि ये जो कॉन्टिन्यूम है ना, कि इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द कहीं भी मूव कर सकता है, उसने कहा था कि ये ठीक नहीं है। बजाय इसके उसने कहा था कि ये गलत है। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली फिक्स्ड ऑर्बिट्स में मूव करेंगे, डिस्क्रीट सेट ऑफ ऑर्बिट्स में मूव करेंगे और वही अलाउड होंगे। जैसे कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियस है, उसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्लैक कलर के, और ये अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को आप कंसीडर करें तो ये ग्रीन जो सर्कल है वो कहते हैं सिर्फ इस पाथ पर ही ये मूव करेगा एंड दैट्स इट, इसकी कोई और डायरेक्शन नहीं होगी। और इसी तरह से ये एक और इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑरेंज लाइन पे मूव करेगा, ये एक और इलेक्ट्रॉन है वो इस ब्लैक लाइन पे मूव करेगा। सो एवरी इलेक्ट्रॉन विल मूव ओनली इन इट्स डिस्क्राइब्ड ऑर्बिट, इसके अलावा उसकी कोई और मोशन नहीं होगी, और ये जो है इन्हीं में ही मूव करता रहेगा। सो सेकंड पास्टुलेट फिर उसने डिफाइन किया कि उसकी जो मोशन है इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट में, तो उसके जरिए हम उसका एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू एम बी आर। राइट, ये फार्मूला आपने पहले पढ़ा होगा, L is equal to R cross P, then P is equal to MV, and taking the cross product, taking the maximum value of at 90, then we will solve this. I hope कि आपको याद होगा। तो कहते थे कि जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसके फिक्स ऑर्बिट में वो इक्वल होगा एन एच कट के, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द ऑर्बिट। कि ये फर्स्ट न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट है हम इसको n1 कहेंगे, जो सेकंड ऑर्बिट है इसको n2 कहेंगे, जो थर्ड ऑर्बिट है इसको n3 कहेंगे, देन n4 एंड देन n5 एंड सो ऑन।
तो ये mass of electron है, ये velocity of electron है, r is the radius of the electron from the center of the nucleus। तो r n1 होगा, तो इस ऑर्बिट से न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस। तो इसके लिहाज से इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एन एच कट के बराबर होगा, वेयर एच कट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये एक उसने फिक्स्ड वैल्यू डिफाइन की थी कि इस तरह से हम ऑर्बिट को डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्बिट बेसिकली कितने फासले पर है न्यूक्लियस से, राइट। तो इस तरह से ये उसने एक सेकंड पास्टुलेट अपना कंप्लीट किया। उसके बाद उसने थर्ड पास्टुलेट को डिफाइन किया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब अपने किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा तो उस मोशन के दौरान वो रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी को। ओके, ये एक प्रीवियस कंसेप्ट था, जो पजल था एक क्लासिकल मैकेनिक्स का कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, तो फिर वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो बोहर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपने किसी एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो कोई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो इमिट नहीं करेगा। और साथ ही उसने ये भी डिफाइन किया कि एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब सिर्फ तब होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स, लेट्स से ये मिस्टेक है, ये n=3 होगा बेसिकली। तो कहते थे अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी इमिट करेगा, क्योंकि लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी वो अपनी डिक्रीज करेगा। ओके, और उसके नतीजे में वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो होगी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटान, वो फोटान की एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह से अगर उसने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाना हो तो वो इसके डिफरेंस के इक्वल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा और तभी वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, जिसका सिंपल फार्मूला ये आपके सामने मौजूद है। सो द डिफरेंस इन द ऑर्बिट्स एनर्जी विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन व्हिच इज इक्वल टू hf। तो ये उसका थर्ड पास्टुलेट था। ये आपने तीनों पास्टुलेट डिटेल से पहले आई होप के पढ़े हुए होंगे। सो इसी तरह से आपने उसकी एनर्जी फार्मूला भी कैलकुलेट किया होगा, जिसकी डिटेल कैलकुलेशन इंटरमीडिएट लेवल पर भी मौजूद है। तो आज हम जस्ट उसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इज दिस, En which is equal to minus times of me e to the power 4 over 32 pi square epsilon naught square h square into 1 over n square। ये उसका फार्मूला है एनर्जी कैलकुलेट करने का। और ये आप देखें कि me जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, e to the power 4 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, 32 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कट कांस्टेंट है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। तो हम इन सब की वैल्यू जब पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 13.6। ओके, और 1 ओवर n स्क्वायर जो था ये n स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हमारे पास जो एनर्जी का फार्मूला है वो इन शॉर्ट जो है वो हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर आ गया। अब इसमें जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि जो एनर्जी जो है वो बाउंड है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड है। ओके, तो ये नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बाउंड पोटेंशियल को शो करती है बेसिकली। तो इसकी जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह से भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जब यहाँ एनर्जी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिमेनिंग एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्बिट की, जो कि न्यूक्लियस के बाद बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट होगा, उसकी एनर्जी होगी E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से अगर हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स जो है वो 4 हो जाएगा। जब 13.6 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो न्यूक्लियस के बाद जो सेकंड ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी इतनी होगी, राइट। एंड देन वी हैव E3, देन वी हैव E4, E5 एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। ये कॉन्टिन्यूस एनर्जी आ रही है हमारे पास, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज जो कि डिस्क्रीट है।
ओके, सो ये आपके पास एक सिंपल सा एनर्जी स्पेक्ट्रम आपके पास सामने मौजूद है। तो अब इसमें ये है बेसिकली कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n1 ऑर्बिट में है, यानी कि न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो बाउंड होगा, क्योंकि एनर्जी नेगेटिव है तो वो बाउंड होगा। तो बाउंड होगा इसका मतलब ये है कि अगर उसने इस एटम को छोड़कर बाहर जाना हो, इससे बाहर निकलना हो, आजाद होना हो, तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव एनर्जी है -13.6, तो अगर उसको इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी मिल जाए तो वो उसको एब्जॉर्ब करके वो यहां से बाहर जा सकता है। तो फर्ज कर लें ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि n1 ऑर्बिट में बाउंड है। तो अगर मैं इसको फोटॉन दूं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, तो क्या होगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा और ये मूव कर जाएगा आउटसाइड ऑफ द एटम। तो ये आयोनाइज्ड एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। So after absorbing, electron will become out. तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वो बाउंड एनर्जी के साथ होगा, अगर उसको उतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वो एटम से बाहर चला जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो ये था एनर्जी फार्मूला। इसी तरह से हमारे पास रेडियस का फार्मूला भी मौजूद है। तो ये है जी हमारे पास रेडियस का फार्मूला। रेडियस के फार्मूले में भी सिमिलर सिचुएशन है, ये फार्मूला आपने पहले ड्राइव किया हुआ होगा कि इसमें जो ये टर्म्स हैं 4πε0 h कट m e स्क्वायर, ये तमाम कांस्टेंट हैं, तो हम इन सब की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट पुटिंग n इज इक्वल टू 1, हमारे पास ये एक आंसर आता है विच इज इक्वल टू 0.529 so on मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर, जिसको कि हमने a नॉट के इक्वल लिखा हुआ है। तो इसको हमने नाम दिया बेसिकली बोर्स रेडियस का। तो बोहर ने कहा था कि जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा वो इतने फासले पर होगा, ये उसका रेडियस है और उसको हम बोहर्स रेडियस का नाम देंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, तो इसके सेंटर से जो फर्स्ट ऑर्बिट तक का जो फासला है वो r1 होगा, जो कि a नॉट के इक्वल होता है, और उसको हम नाम देते हैं बोहर्स रेडियस का, और n जो है वो हमारे पास 1 होगा। तो ये हमारे पास उसके रेडियस का फार्मूला है। लेकिन हम इस रेडियस के फार्मूले को थोड़ा मजीद डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उसके रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।